नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या उत्तर प्रदेश में अब की बार भगवान राम के वरदान से ही सत्ता की नैया पार होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की तमाम पार्टियों का फोकस इस बार राम की नगरी अयोध्या पर है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 27वीं बार एक बार फिर से 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में एक बार फिर संतों का जमावड़ा होगा और गर्भगृह में विशेष पूजा की जाएगी। इस विशेष पूजा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दरअसल राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिला पूजन किया गया था। इस शुभ मुहूर्त का 1 साल पूरा हो रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल के कारण भीड़ नहीं हो, इसलिए कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा, लेकिन देश भर के संत मंदिर के निर्माण कार्य को देख सकें, इसके लिए अलग अलग तारीख पर आने के लिए उनको निमंत्रित किया गया है। तो आखिरकार राम और राम जन्मभूमि और अयोध्या, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो, पिछले 3-4 दशकों से यह देश की सियासत की धुरी रही है। और वो इस बार क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं तो एक बार फिर से अयोध्या उस धुरी पर आ गया है। अश्विनी द्विवेदी इस मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। अश्विनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो शुरू से ही रामलला और अयोध्या को लेकर अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि बाकी जो दल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, पिछले साल इसी आज ही की तारीख में प्रधानमंत्री ने शिला का पूजन किया था। निश्चित तौर पर आज इसका 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, विशेष पूजा करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा एक संदेश देना चाहती है कि राम मंदिर का जो उनका प्रण था वो आखिरकार उन्होंने पूरा किया। क्योंकि अगर सियासी घटनाक्रम की बात करें तो पिछले 3 दशक की बात करें तो लगातार राम मंदिर को लेकर खींचातान मची रही। चाहे भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा से रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी, उस दौरान रहा हो, राम मंदिर एक विशेष मुद्दा चुनाव में भी रहा है, चर्चा में हमेशा रहा है, विपक्ष के लिए भी चर्चा में रहा। क्योंकि जिस प्रकार से जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद से सरकार का गिरना, उसके बाद से कल्याण सिंह का इस्तीफा देना, तमाम चीजें हैं जो लंबी एक फेसलिस्ट बनी हुई है जिस पर भाजपा लेकिन डटी रही। निश्चित तौर पर इस चीज से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के भाजपा ने जो प्रयास किए, उनके जो संघ ने प्रयास किए, जो उनके अनुषंगिक संगठन थे उन्होंने प्रयास किए, वो वाकई में जनता इसको स्वीकार करती है। और जनता कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है तो भावुक हो जाती है, भावनाओं जो भावुक होकर के भाजपा की ओर आकर्षित होती है। 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, जो राम मंदिर एक मैनिफेस्टो हमेशा रहा भाजपा के लिए, मैनिफेस्टो में हमेशा जगह दी उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर के। हालांकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, उसके बाद से जो राम मंदिर का जो पूरा रास्ता बंद पड़ा था वो खुल गया। निश्चित तौर पर अब 2022 का चुनाव है, उससे पहले कहीं ना कहीं भाजपा एक बार फिर भगवान राम को याद कर रही है। हालांकि अगर अन्य सियासी दलों की बात करें तो इस समय वो भी राम के प्रिय बनने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बसपा की बात करें, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मेलन शुरू किया, गोष्ठी शुरू की, उसको राम नगरी अयोध्या से प्रारंभ किया। निश्चित तौर पर राम के अयोध्या की नगरी से प्रारंभ करने का सीधा संदेश था कि हमारी भी आस्था राम में है और राम सबके हैं। जिस तरह से पूरा अब घटनाक्रम घट रहा है, 2022 के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, जमीन पर काम भी हो रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी भी अपना जो मुख्य मुद्दा था राम मंदिर, उसको छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि कार्य शुरू हो गया है, जल्द ही राम भक्तों को राम मंदिर मिल जाएगा, भगवान को एक स्थान मिलेगा, वहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे। जनता जो उनके अनुयायी भगवान राम के हैं उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री का वहां जाना और लेकिन अश्विनी अब देखिए, विशेष पूजा करना जी अश्विनी, अब मुद्दे की बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कायदे से देखा जाए तो ये अब कोई सियासी मुद्दा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी राम और अयोध्या सियासत का मुद्दा बना हुआ है। इसके पीछे वजह क्या नजर आती है?
बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 3 दशकों में पूरा घटनाक्रम घटा है, जो जो चीजें हुई हैं वो अभी कहीं ना कहीं बाहर उनसे लोग नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे अन्य पार्टियां हों भाजपा को छोड़कर, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर पर लेकर के भी जिस तरह से पूरा जमीन को लेकर के मामला हुआ, हालांकि सरकार ने साफ सफाई दी कि अगर इसमें कहीं कमी होगी तो हम सख्त कार्रवाई भी करने के तैयार, लेकिन जांच में ऐसा कुछ सरकार कहना सामने कुछ विशेष नहीं आया। निश्चित तौर पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, राम मंदिर के नाम पर तमाम आरोप भी लगाए गए और चुनाव आने वाला है, ऐसे में एक राम जो अयोध्या है वो एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, चाहे भाजपा के लिए हो या अन्य पार्टियां उसको बुनाना चाहती हैं। 2022 चुनाव से ठीक पहले 6 महीना का लगभग वक्त बचा हुआ है। राम मंदिर जो शिला पूजन हुआ था उसका 1 साल आज पूरा हुआ है और मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के साफ संदेश देना चाहते हैं। जो हिंदुत्व छवि है मुख्यमंत्री की, जो हिंदुत्व छवि के दम पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, स्पष्ट हिंदू छवि इसको कहेंगे, इसमें ना कोई इफ ना बट, इसको लेकर के ही उनकी सरकार पूरी बनी और उस पर ही आगे वो चलना चाहते हैं। हालांकि सरकार लगातार कहती है कि हम किसी से विद्वेष नहीं रखते, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी आस्था के खिलाफ नहीं, लेकिन जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान अगर देखें उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो किसी धर्म का उस पर हुई, इससे सरकार ने बिल्कुल वाकिफ नहीं रहा, सरकार रही कि आखिर कौन किस धर्म का है। लीगल तरीके से कार्रवाइयां की गई। साफ संदेश सरकार का है कि हम अपने जो हमारे संदेश हमारा पहले था वही आज है। राम मंदिर हमारा पहले मुद्दा था, आज भी है। हिंदुत्व छवि हमारी पहले मुद्दा थी मुख्यमंत्री की, आज भी है और आगे भी रहेगी। 2022 का चुनाव होना है, तमाम तरह के ध्रुवीकरण हो रहे हैं, वैसे आकर के। चलिए अश्विनी आप मेरे साथ बनी रहिएगा। राघवेंद्र भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, 1 साल पूरा होने को है जब भूमि पूजन किया गया था, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से 5 तारीख को अयोध्या में होंगे और ये पहली बार नहीं है, पिछले 4.5 साल में बताया जाता है कि 27वीं दफा होगा जब वो अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या राम जन्मभूमि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक धुरी बनता जा रहा है, इसको अयोध्या में किस तरीके से लिया जा रहा है? तो खैर लगातार आए ही हैं। 4.5 साल के पूरे कार्यकाल में वो 27 क्या बल्कि 29 बार माना जा रहा है कि 29 बार वो अयोध्या पहुंच चुके और हर बार उन्होंने अयोध्या वासियों को तोहफे भी दिए हैं। लेकिन किसी पंचायत चुनाव में कहीं काफी जो है निचले पावदान पे रही थी भाजपा और उसी का कहीं ना कहीं से फायदा उठाया विपक्ष सरकार ने और अयोध्या को ही मुद्दा बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड एक खेला, अयोध्या में रुचि रखी, भारी भरकम भीड़ इकट्ठा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जो विपक्षी दल हैं वह कहीं ना कहीं से अयोध्या को ही बुलाना चाहते हैं। अयोध्या जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवी बनी हुई थी, फिर से अयोध्या को गर्म कर सियासत जो है बढ़ाना चाहते हैं और विधानसभा में बैठी कुर्सियों पर अपनी अपनी पार्टी का जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के धर्मराज, जिस तरह से कागजी अब तक जो दांव थे कि कागज में अयोध्या का एक बड़ा विकास हो रहा था, उन पर भी विपक्ष हमेशा हमलावर होगा, क्योंकि 4.5 साल में घोषणाएं बहुत हुई, बजट भी पास हुआ, सड़क पे हालांकि कुछ काम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस गति से काम दिखाई देना चाहिए था वो अभी काफी पीछे है और विपक्ष जो है कम समय देखते हुए शायद उन्हीं मुद्दों पर वार करते हुए अयोध्या को एक सियासी दूरी बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री अन्य योजना की शुरुआत भी करेंगे अयोध्या से। अयोध्या में एक जो राम मंदिर की लहर है, राम के नाम पर शंखनाद भी हालांकि बसपा पहले भी कर चुकी है, भाजपा हमेशा ही करती रही। कल फिर से चुनावी बुगुल एक बार अयोध्या से निश्चित बजेगा और राम नाम पर जो है भाजपा इस बार उम्मीद है कि फिर से वोटों को जो है साधने की कोशिश करेगी। लेकिन विपक्षी दलों को इसमें क्या दिख रहा है? क्योंकि अगर हम राम जन्मभूमि की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जब नेता तर्क वितर्क करते हैं तो उससे ये साफ लगता है कि भाई राम जन्मभूमि को लेकर जितना फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी रही है उतना दूसरी पार्टियां उसके इर्द गिर्द भी नहीं रही है। दूसरी पार्टियां राम जन्मभूमि को लेकर पिछले 2-2.5-3 दशकों में सिर्फ कोट खेलती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो फ्रंट फुट पर आकर खेला है राम मंदिर मुद्दे पर।
बिल्कुल देखिए धर्मराज, ये बात सही है कि धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर तमाम सारे जो राजनेता हैं वह भगवान राम तो दूर, अयोध्या का नाम भी अगर उनकी बात उनके सामने आता था जब वो सरकार में होते थे तो वह दूरी बना लेते थे, अयोध्या के नाम से वो परहेज करते थे। लेकिन साल 2019 की 9 नवंबर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण भी शुरू हुआ, उसके बाद से अयोध्या एक तरफ जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार अयोध्या को सौगातें देकर अयोध्या के विकास की बात करते रहते हैं, अयोध्या और बेहतर डेवलप हो, पर्यटक यहाँ बढ़ाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए, श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाए, या ये जो बातें हैं ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से जा रही हैं। और यही कारण है कि जो विपक्षी नेता हैं वो अयोध्या को भाजपा किसी भी तरीके से ना भुनाने पाए, इसको लेकर के राघवेंद्र आप बनी रहिएगा। राजपाल कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। राजपाल कश्यप जी, क्या 2022 में राम ही चुनाव की धुरी होंगे, अयोध्या ही चुनाव का धुरी होगा? देखिए, राम अयोध्या का भी डेवलपमेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इन्होंने क्या किया ये तो बताएं। परिक्रमा मार्ग से लेके, घाट से लेके, और डबल स्टोरी शौचालय से लेके, सड़कों से लेके, और सड़क से लेके, अंडरलाइन केबलिंग से लेकर सब कुछ तो कराने का काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो राम के नाम पे जो चंदा इकट्ठा किया उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम किया। इन्होंने तो गाँव, गरीब, दलित जो आस्था रखने वाले लोग हैं उन्होंने चंदा दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम किया। और ये बताइए, एक अस्पताल बना पाए? एक लखनऊ की राजधानी में बीजेपी के लोग बता दें अस्पताल बना पाए हो? गोरखपुर में एक अस्पताल बता दें? एम्स माननीय अखिलेश यादव जी की बन रहा, वहाँ 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल बनाया। गोरखपुर में ही मैं बता दे रहा, मुख्यमंत्री के विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, और जितना डेवलपमेंट किया वहाँ देवरिया से लेके और गोरखपुर तक फोर लेन से लेकर सारी सब कुछ तो करने का काम किया। आपके सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। कितना डेवलपमेंट, सब एम्बुलेंस चल रही। आज अगर कोरोना काल में कोई काम आया, बीजेपी का तो कोई काम याद नहीं आ रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी की चलाई हुई एम्बुलेंस और हॉस्पिटल बनाए हुए काम आ रहे थे। तो ये तो बताएं, कोई काम तो किया नहीं। अगर सब नहीं, राजपाल कश्यप जी, अब राजपाल कश्यप जी, आप जब विकास का काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जनता आपके पक्ष में वोट करेगी और आप दोबारा सत्ता में आएंगे। अगर अखिलेश यादव ने इतने काम किए थे, फिर 2017 में परिणाम इतना बुरा क्यों रहा? इन्होंने गुमराह करने का काम किया। इन्होंने बहुत सपने दिखाया कि 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और पूरा सब कुछ समझाया। और कि मेरी सरकार ला दो, हम दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी। एक सांसद एक गांव नहीं बता सकता जो गोद लिया था वो कितना बड़ा हुआ। ये है इनका डेवलपमेंट। जितने फीते काटे हैं अभी तक वो माननीय अखिलेश यादव जी के काम फीते काटे हैं। एक तो काम बता दें अपना, कौन सी योजना है। और ये बताइए, लोहिया आवास माननीय अखिलेश यादव जी 3,05,000 दे रहे थे, अब उसको घटा के इन्होंने 1,20,000 कर दिया। मछुआ आवास 3,05,000 मिलता था, उसको घटा के बंद कर दिया। लैपटॉप की इन्होंने घोषणा की थी, घोषणा पत्र में लिखा था, अभी तक लैपटॉप उनका नहीं दिखाई पड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था। डाटा फ्री करने की बात करते तो डाटा फ्री दिखाई नहीं पड़ा। किसान आय दुगनी करने का वादा करते थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किसानों का उत्तर प्रदेश में बीमा 5 लाख का किया है, तो ये 10 लाख इनको करना चाहिए था ना। लेकिन राजपाल कश्यप जी, एट द एंड ऑफ द डे सभी लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, जो मुद्दे 2017 में नहीं चले, क्या वो सारी बातें आप लोगों की 2022 में चल जाएंगी? जनता एनालिसिस करती है। जनता ने मौका दिया उनको, पूरा मौका दिया, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनवाई। हाँ, लेकिन वो मोर्चे पे विफल रही, तो आप सरकार हटाएगी जनता। उसने सीधा पंचायत चुनाव में संदेश दिया है अब कि जनता का जनादेश माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में है। और दूसरी बात, आज पिछड़े, दलित, गरीब, महंगाई चरम सीमा पे है। आप देखिए तो गैस सिलेंडर कितने का है, डीजल पेट्रोल कितने का हो गया, सरसों का तेल कितने का हो गया, और खाद कितने की हो गई 1250 रुपए की, और 5 किलो उसमें चोरी भी कर ली। क्योंकि गाँव किसान धरने पे बैठा, आरक्षण घोटाले हो रहे हैं। चलिए राजपाल कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बातचीत की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज से है। आज सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर और बस्ती के अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होनी है। एनेक्सी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे।
और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बलरामपुर में भी सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम आज सुबह देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मंदिर की गौशाला पहुंचे और गौवंश की सेवा की। गौ को उन्होंने चारा खिलाया। यह तस्वीर है बलरामपुर की, जब वो मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे थे और दर्शन के बाद वो मंदिर के गौशाला में भी गए। और ये 2 तस्वीरें हैं बलरामपुर दौरे की। मुख्यमंत्री जब बलरामपुर में थे तो मां पाटेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे, वहां उन्होंने मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की और पूजा के बाद वो गौशाला पहुंचे, जो मंदिर का ही है, और गौशाला में जाकर उन्होंने गायों को चारा खिलाया। अगली खबर लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश दौरा है। 7 और 8 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है, तो आप मानकर चलिए कि इसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। जेपी नड्डा जिला पंचायत और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि जब चुनाव है तो चुनाव में नीचे से नीचे स्तर तक के लोगों तक पहुंचा जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के हर हिस्से तक फैली है। कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात होनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जनाधार बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम करने जा रही है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। आगामी चुनाव को लेकर जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में महासचिव और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ वो इस बात को लेकर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे, बेहतर परफॉर्म कर पाए। सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिस बैठक में तमाम महासचिव और संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महासचिव और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे हैं, उनके अध्यक्षों को आज की बैठक में बुलाया गया है। मुरादाबाद में घरों के बाहर लगे मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर ने तहलका मचा दिया है। दरअसल इलाके के लोगों का कहना है कि एक समुदाय के लोग उनको निशाना बनाते हुए जानवरों के मांस कॉलोनी में फेंक रहे हैं, साथ ही ज्यादा पैसे देकर लोगों के मकान भी खरीद रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद में पलायन से हड़कंप, घरों के बाहर लगे पोस्टर, ये मकान बिकाऊ है, खास समुदाय पर परेशान करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में एक साथ 81 परिवारों के पलायन की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। लाजपत नगर के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले परिवारों का आरोप है कि एक खास समुदाय के लोगों ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। आरोप है कि कॉलोनी के मुख्य गेट पर बने कुछ मकानों को विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा 3 गुना अधिक कीमत देकर खरीद लिया गया है। साथ ही विशेष समुदाय के लोग यहां जानवरों के अवशेष डालकर गंदगी फैला रहे हैं। आजीज आकर शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले 81 परिवारों ने सामूहिक रूप से अपने मकान बेचकर पलायन करने के पोस्टर लगाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वे पलायन पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इसी मंदिर में खेलते हैं शाम के टाइम, तो एक फैमिली के तहत हम लोग सब लोग सेफ समझते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी सोसाइटी आके रहेगी या फिर दूसरे लोग आके रहेंगे तो फिर हमें एक तरीके से इनसिक्योर रहेगा और हम लोग बच्चों को घर में ही रखना चाहेंगे, जो उनके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हैम्पर करेगा। सर ऐसा है, देखिए हमारा एक छोटा परिवार है, कॉलोनी हमारी बची हुई है, अपने हाथ से बची हुई है। अब इन्होंने क्या करा, अब गेट पे इस बारी ईद बकरा ईद हुई, जानवर का मांस डाल के नई प्रथा हम साफ करवाते हैं, वो आगे फिर एक नई हो जाती है। हमने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया है, तो एक तरफ से हमने रास्ता ही बंद करवाया है गेट का। आप देखें तो आप देखिए दीवार बनी हुई है, आप इसको दिखा भी सकते हैं। हमने बंद भी करवाया इनसे कि क्या क्या स्पेश है, बोले यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी नए नए तरीके से उत्पीड़न करना।
कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोगों ने 3 गुना अधिक कीमत देकर मकान खरीदे हैं। जिस मकान की कीमत 50 लाख थी उसे 3 करोड़ में खरीदा गया है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन दूसरे समुदाय के व्यक्ति द्वारा खरीदे गए मकान की रजिस्ट्री कैंसिल करें। साथ ही यह भी जांच होना चाहिए कि समुदाय के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि खास समुदाय के लोग उन्हें कॉलोनी से भगाने की साजिश रच रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें ज़बरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। शिव विहार कॉलोनी में पलायन की खबर जैसे ही प्रशासन तक पहुंची, आनंद फानन में एसडीएम पहुंचे और लोगों से जानकारी ली। हालांकि डीएम ने इसे महज आपसी विवाद बताया है। देखिए, जो लाजपत नगर कटघर का मामला है, उस कॉलोनी में कुल 81 मकान हैं, जिसमें 3 मकान अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा खरीदा गया है। बाकी उस कॉलोनी में सारे के सारे मकान बहुसंख्यक समुदाय से रिलेटेड हैं। जो एक प्रकरण है वास्तव में आपसी कुछ घरों के आपसी विवाद का मामला है, जिस पर अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, उन लोगों से बातचीत की गई है और इसमें पलायन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुसंख्यक समाज जो है बहुतायत में है, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू परिवारों के पलायन की ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी सूबे के कुछ जिलों में इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे। जाहिर है प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाना होगा ताकि दोषियों को सजा मिल सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अंकित शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।